Friends, we'll start with Vandana. From all to speak loudly. Okay. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि Welcome everyone. So we have a special speaker for today's session, Mr. Nilesh Vasnik, who will share his experience on admission process for US and
and he'll talk about opportunities in the field of audiology, speech language pathology, and communication disorder. To talk to you about speaker briefly, he is in the first year of PhD program at University of North Carolina in Department of Audiology and Department of Communication Science and Disorder. He has completed Masters in Audiology, Speech Language Pathology, and Bachelor's in similar subject. He has worked as Assistant Professor at BU and MASLP courses at School of Audiology and Speech Therapy Pathology in Pune. And so we are honored to have this speaker, so we can start our session today. So we have around 8 students at Modern College and around 5 people here. So Nilesh, we can start. Thank you. Okay, can I speak in Hindi because I guess that will be more comprehensive. Yes. Hello. Yes. Okay. Regarding audiology and speech language pathology, महाराष्ट्र PMT एंट्रेंस में एक कोर्स होता है BASLP और जो ब्राउचर होता है उसमें वो शायद कोर्स सेकेंड लास्ट ज़्यादा में होता है और हमारा ध्यान कभी जाता नहीं उस कोर्स। तो मुझे भी नहीं मालूम था जब मैंने इस फील्ड में एंट्री की थी। मुझे एक हर्ट सर्जन ने कहा था कि ये फील्ड अच्छी है और इसमें जाओ, क्योंकि टाइम पे मुझे इंटरेस्ट MBBS में था बट मुझे वो नहीं मिल रहा था और मुझे डेंटल और BMS मिल रहा था। तो मैंने ऑप्ट किया इस कोर्स के लिए और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये फील्ड अच्छी लगने लगी। तो ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस दी, उसमें क्लियर हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद लगा कि फिर बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी थे, पर मैंने सोचा कि क्यों ना टीचिंग में जाया जाए, क्योंकि टीचिंग के ज़रिए में मुझे सीखने को मिलेगा। तो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे में एज असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला, वहाँ पे 3 साल काम किए और फिर GRE और टोफल के लिए ट्राई किया, क्लियर हुआ। फिर एप्लीकेशंस भेजे और बाय लक सिलेक्शन हुआ। अब रिगार्डिंग ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है हियरिंग डिसऑर्डर से। मीन्स सुनने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर है उसका असेसमेंट करना और उसका इलाज करना। इलाज कहूँ तो इलाज सर्जरी नहीं होता है, सर्जरी मोस्टली ENT सर्जन्स कर। हमारा काम होता है कि सुनने की तकलीफ कितनी है, किस भाग में है वो पता करना और ऐसी कंडीशन जहाँ पे सर्जरी होना पॉसिबल नहीं है तो उन केसेस में हियरिंग एड्स, जो डिजिटल हियरिंग एड्स है उनको प्रोग्राम करना, कौन से हियरिंग एड्स सूटेबल है किसी पेशेंट के लिए वो डिसाइड करना। और जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है जिनको सुनने की, उनके लिए एक डिवाइस आती है जिसे हम कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। ये तरीके का इम्प्लांट होता है जो कान के अंदर हम सर्जन लोग डालते हैं और उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। वो एक्टिवेट का काम हमारा होता है और उसके बाद तो टाइम टू टाइम उसमें कितना करंट भेजना चाहिए ताकि बच्चा उस इम्प्लांट के ज़रिए सुन सके, वो हम डिसाइड करते हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग होती है बोलना सिखाने की। और एक डिसऑर्डर होता है डेंटल ऑल्टरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। मतलब इस डिसऑर्डर में बहुत से लोग सुन पाते हैं, तो डिसऑर्डर होता है, बट उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या सुन रहे हैं, उसका मतलब है। तो ऐसा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो सुन सकते हैं बट समझ नहीं पाते। तो उसमें कई स्ट्रैटेजीज है जिसके जो ट्रीटमेंट के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें मेडिसिन नहीं है। तो ये रहा ऑडियोलॉजी के बारे में। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, जैसे
चक्कर से संबंधित डिसऑर्डर्स जिसको हम वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो सुनने का ऑर्गन है और वेस्टिबुलर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसको हम वेस्टिबुल बोलते हैं वो बहुत पास रहते हैं। तो बहुत से केसेस में जब हमें सुनने का प्रॉब्लम आता है तो अक्सर कभी कभी सिचुएशंस में चक्कर की प्रॉब्लम नोटिस की जाती है। वो इसलिए होता है कि दोनों ऑर्गन्स बहुत पास है, ये उस वजह से दोनों डिसऑर्डर्स या चक्कर आना और सुनने की तकलीफ कॉमन मिलता है किसी किसी, तो उसका भी असेसमेंट हम कर। अब आते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पे। ये काफ़ी बड़ी फील्ड है कंपेयर टू ऑडियोलॉजी। इस फील्ड में हम अगर मैं डिवाइड करूँ ऐसे मेन एरियाज में, तो एक होता है चाइल्डहुड लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, एक होता है वॉइस, एक होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्पीकिंग मोस्ट मेजर डिसऑर्डर्स। तो चाइल्डहुड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म काफ़ी प्रेवेलेंट है इंडिया में और ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ऑटिज्म इन बच्चों को बचपन से सुनने की तकलीफ, उनमें बोलना कम एज उम्र के अनुसार नहीं होता, तो उनको बोलना ऑटिज्म बच्चों में भी बोलना सिखाना और उनकी समझने की शक्ति को बढ़ाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन, उसमें जो बच्चे को जो डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो वो डिसऑर्डर्स में उनकी लर्निंग एबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव करना, वो स्ट्रेटेजीज हम। फिर एक डिसऑर्डर होता है तोतलाना हकलाना, जिससे हम स्टटरिंग या स्टैमरिंग और मिस आर्टिकुलेशन सब तोतला बोलना। हेलो, तो इन सब डिसऑर्डर्स का असेसमेंट और उसका मैनेजमेंट या फिर होता है वॉइस डिसऑर्डर्स। तो वॉइस डिसऑर्डर्स में मोस्टली अक्सर कभी कभी नोटिस करते हैं कि किसी लड़की की आवाज़ चढ़ी, तो उस डिसऑर्डर्स का क्या करते हैं। फिर केसेस में चैलेंजेस तो जिसका रिहेबिलिटेशन किया जाता है और BPOs या जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको जो वॉइस मॉड्यूलेशन करवाना होता है, उनकी आवाज़ की सुनाई है, तो उसके ऊपर काम कर। और फिर एक होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी देखा जाता है कि जैसे स्ट्रोक आया किसी पेशेंट, तो स्ट्रोक के बाद वो वन साइड लेफ्ट साइड पूरा पैरालिस, तो उसी वजह से ये आर्टिकुलेटर्स, जीभ, होठ, ताड़ू ये बराबर काम नहीं कर पाते। तो उस केसेस में उस ताड़ू को और ओटो को सही तरीके से यूज़ करना सिखाना। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आदमी बिल्कुल बोलना भूल जाता है, से पता नहीं कि उसका नाम क्या है, कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है, भाषा का इस्तेमाल कैसे कर, दोबारा से भाषा उसके अंदर विकसित, ये काम होता। तो इंटरेस्टिंग फील्ड है, काफ़ी नहीं है। एक पूरी बात कहूँ या फिर एक वीकनेस कहूँ इंडिया में, तो बात यह है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर मैल प्रैक्टिस होती है इंडिया में। अगर मैं नागपुर की बात कहूँ तो नागपुर में गिन चुनकर सिर्फ 4 या 5 प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट है और बाकी का पूरा जो भी है वो ENT और डिप्लोमा होल्डर्स और 10वीं 12वीं पास वाले लोगों ने तबाह किया हुआ है फील्ड को। तो मैंने कोशिश की थी 5-6 महीने नागपुर में काम करके देखने की, पर पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर सोचा बेहतर है कि मैं अकेडमिक्स में जाऊँ, तो मुझे पुणे में कैरियर को ले। और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, हाँ बोलिए। मॉडर्न कॉलेज any questions?
ये माइक लेके साथ जोर से बोलिए ऑर्डर कॉलेज से। डॉक्टर राहुल जी, आप नीलेश जी, आप ये बताइए कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसे किया आपने अमेरिका में? एडमिशन प्रोसेस जैसे प्रिपरेशन। ओके हाँ यस। ओके जब मैंने प्लान किया था कि मुझे पीएचडी करना है, सो मुझे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मालूम था। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, द नॉइस एक वजह से होने वाला हियरिंग लॉस, तो वो मेरा एरिया था। और एक डिसऑर्डर बोलते हैं टिनाइटस, मतलब एक ऐसी आवाज़ जो बाहर नहीं हो रही है, आपको अंदर अंदर ही अंदर सुनाई देती है। जैसे कभी पटाखा फूटता है, बम फूटता है आपके सामने, तो अगले कुछ सेकंड के लिए जो कान में सुन्न सी आवाज़ होती है, उस प्रकार की आवाज़ कुछ पेशेंट्स में दिन भर सुनाई देती है उनको, और वो आवाज़ एक्चुअली बाहर नहीं होती। तो ये दो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले मैंने जीआरई के लिए प्लान किया। जीआरई की डेट की, जीआरई के लिए जीआरई टेस्ट की। जीआरई का स्कोर आने के बाद मैंने सर्चिंग शुरू की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें इन दो एरियाज में रिसर्च चल रहा है और वहाँ पे कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं। तो मैंने कुछ चुन करके 7-8 यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई। फिर उन 7-8 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को मेल किए पहले कि ये बताया कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर अभी काम कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट है आपकी जो फील्ड में, और मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, और आई विल बी फॉर्चुनेट इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर गाइडेंस। तो फिर उनका रिस्पॉन्स आया, कुछ रिस्पॉन्स नेगेटिव आया। जैसे कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राइट नाउ हमारे पास काफ़ी जल्दी कैंडिडेट और अभी हम अगले 2 साल तक नहीं ले पाएंगे। और कुछ लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स। तो जिन लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया उन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने सिलेक्ट किया, और फिर बाद में उनका जो वो होता है एप्लीकेशन वेबसाइट पर जा करके वो एप्लीकेशन प्रोसेस फुलफिल की, अपने ट्रांसक्रिप्ट भेजे, और साथ ही ये बताया कि मैंने टोटल दे दी है, बट अभी उसका स्कोर आने का है। टोटल का स्कोर आने के बाद मैंने टोटल स्कोर भी वहाँ पे भेजे। पर क्योंकि मेरा पीएचडी था, तो और ये 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल बिना किसी फंडिंग के गुजारना काफ़ी मुश्किल होगा यूएस। तो मेरा पहला इंटेंशन ये था कि मैं उस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करूँगा जिस पूरी कॉलेज। तो मुझे एट द एंड 2 यूनिवर्सिटीज़ का ऑफर आए थे, कैंसस और एक नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी। फिर कैंसस में सब कुछ ठीक गया था, इवन सिलेक्शन भी हो चुका था, पर एट द एंड ये मालूम पड़ा कि 1/4 फीस या मोर देन 1 फीस मुझे भरनी पड़ेगी, और उसका एश्योरेंस नहीं था कि वो आगे जाके बढ़ भी सकती। नॉर्थ कैरोलिना में मुझे फुल ट्यूशन लेवल और ग्रेजुएट को मिली नॉर्थ कैरोलिना। और यहाँ पे आने के बाद भी मैं फ़िलहाल जेनेटिक्स से काम कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो जिनका जेनेटिक मेकअप इस तरीके से बना हुआ है कि अगर उनको थोड़ी देर भी नॉइस यूज़ कराया जाए तो उनके अंदर एक टेम्पोररी हियरिंग लॉस डेवलप होगा। तो हम जेनेटिक स्टडीज के ज़रिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जल्दी डेवलप कर सकते। तो अगर हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको बाद में बता सकते आप ससेप्टिबल हो, आप दोनों हियरिंग लॉस डेवलप करने के लिए, तो हमेशा लाउड नॉइस को अवॉइड। जेनेटिक रिसर्च अभी काम कर रहे हैं, और
मेरा आगे का रिसर्च भी इसी एरिया में होगा। बट प्रोसेस अगर पूरा GRE और TOEFL की बात करूँ तो कम से कम 6 या 7 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए आपके पास और सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए आप, क्योंकि इट डिपेंड्स आप कौन से डिग्री के लिए जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, तो समझ के डिसीजन लेना है। हेलो, थैंक यू नीलेश। और कोई सवाल? व्हाट आर इनिशियल स्टेज टू प्रिपेयर GRE? ऐसे क्वेश्चन है। व्हाट रिगार्डिंग GRE और GRE इनिशियली स्टेजेस में एक बुक्स आती है GRE की, एक बैरन कंपनी की बुक है, बैरन BARRONS बैरन। एक कंपनी होती है कैप्टन कंपनी की बुक आती है GRE, और एक प्रिंसन कंपनी की होती है बुक GRE। तो इन तीनों बुक में से कोई भी अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड। ये सारा आपको एक CD मिलती है जिस एक टेस्ट साइड सेव होता है और वो टेस्ट या प्रैक्टिस कर सकते। और आपको वोकेबलरी के ऊपर काम करना होता है। कम से कम जो GRE की वोकेबलरी होती है वो अराउंड 4000 वर्ड्स, नए वर्ड्स जो हमने तक शायद उतने से सुने नहीं है या पता नहीं है। तो काफ़ी वेबसाइट्स अगर आपने गूगल पे सर्च मारा GRE वोकेबलरी प्रैक्टिस तो हंड्रेड्स ऑफ साइट्स के सामने होंगे और आप और आपकी जो बुक्स रहेगी GRE में भी वोकेबलरी के मटेरियल रहेंगे। और मेरे हिसाब से GRE के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्वांट्स, में मैथमेटिक्स होता है, और एक होता है इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग का सेगमेंट होता है। तो जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनके लिए क्वांट्स उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, और मेडिकल बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा जा सकता। तो मैंने अपने टाइम पे क्वांट्स पे काफ़ी मेहनत की। मैं इस मेडिकल फील्ड में था और मेरा है लगभग 7 साल, तो मुझे क्वांट्स ज़्यादा काम पड़ा। पर स्कोरिंग वाइज क्वांट्स बहुत अच्छा है, क्वांट्स काफ़ी अच्छा स्कोर कर। तो क्वांट पे ध्यान दीजिए, साथ ही साथ रीडिंग पे ध्यान दीजिए, और टाइपिंग पे जिनको कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि एक सेगमेंट होता है आपको आधे घंटे में कम से कम 400 वर्ड का एक ऐसे लिख तो टॉपिक आपको वहीं पे मिल, तो वो स्पीड बढ़नी चाहिए आप। और ग्रामेटिकली करेक्ट चाहिए, प्रोनाउन पंक्चुएशन हर एक चीज़ चाहिए होनी, तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती। और अगर आपने GRE अच्छे से स्कोर किया तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी TOEFL, उससे आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि एक रीडिंग सेगमेंट होता है, लिसनिंग होता है, टाइपिंग होता है और स्पीकिंग होता है। क्योंकि आपने रीडिंग और टाइपिंग की प्रैक्टिस GRE में कर ली है तो बच्चे सिर्फ 2 सेगमेंट आप, रीडिंग और एक लिसनिंग। तो टारगेट काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप GRE के बाद TOEFL देते हो। तो TOEFL का जो मैक्सिमम होता है वो होता है 120 मार्क्स का, और GRE होता है 340 का। 340 में से 170 क्वांट, 170 इंग्लिश, और TOEFL में 120 मार्क्स 30 राइटिंग, 30 रीडिंग, और GRE में सेगमेंट होता है राइटिंग का, जिसमें 5 पॉइंट रेटिंग इसके यूज़ करते हैं, और 5 में से कम 3 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। राइटिंग से कम है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट। तो जो लोग नागपुर में हैं और अगर वो एग्ज़ाम अक्टूबर या अगस्त में प्लान कर रहे हैं तो मैं नागपुर आने वाला हूँ अराउंड 20 जून को। मैंने क्लास लगाई थी पुणे में ओक्स अकेडमी में, जो सबसे अच्छी क्लास है पुणे में अगर GRE और TOEFL कंसिडर्ड। तो मेरे पास काफ़ी नोट्स पड़े हुए हैं, अभी तक धूल खा रहे, तो
मुझे खुशी होगी कि वो नोट्स किसी के काम आए। तो मैं देने को तैयार हूँ। बस कुछ सॉफ्टवेयर है GRE के और टोफल के, और कुछ CD से जो मैंने कॉपी करके रखी है अपने लैपटॉप पे। तो किसी को भी ज़रूरत हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट। Thank you so much. I have completed in graduation in BBA. What are the most preferable courses in US? इन US। BBA किया है। हाँ, तो जहाँ तक मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मेरा एक रूममेट MBA कर रहा है यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में। तो MBA इज़ अ गुड वे टू स्टडी इन US। बट MBA के लिए आई गेस GMAT एग्ज़ाम होती है, GMAT एग्ज़ाम होती है, तो वो आपको देनी पड़ती है। और उसका फॉर्मेट की आइडिया नहीं है मुझे, बट उसमें भी इंग्लिश और मैथ दोनों होते। तो Hello. Thank you. Neeraj. So, can you share with students how what are the challenges you faced and how you got made motivated or how you maintained your motivation? Because you mentioned that you did not get proper support from people when you shared that you want to do your career or higher studies in this area. So people get quite frustrated. So sometimes, so Okay. do you suggest give some motivational points? जब मैं GRE की तैयारी कर रहा था तो उसमें कुछ रीडिंग सैंपल्स पढ़े थे मैंने। तो दुनिया में दो तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं रिगार्डिंग कैरियर। एक थॉट ये कहता है कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो उसी में जाना चाहिए और उसी में ऐसा करना चाहिए और उसी में आप अच्छा कर सकते। और एक होता है कि काम मीन्स जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, अगर आप उसमें जाते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि हाँ, बात सही है कि जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाओ तो आप बहुत अच्छा करोगे। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब आपको कुछ और से करना पड़ता है आपके इंटरेस्ट के अलग। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाता है आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में भी बढ़ने लगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे काफ़ी अपोजिशन था इस कोर्स को लेने के टाइम पे, क्योंकि मेरे घर में किसी को आइडिया नहीं थी कि ये कोर्स क्या है। और मेरे घर में ये अच्छा मानते थे कि अगर BMS करूँगा तो एक डॉक्टर कहलाऊँगा और एक क्लिनिक खोल सकता हूँ घर के आसपास। तो मुझे काफ़ी अपोजिशन मिला घर। BMS ले कहते को BDS नहीं लेना है, पर ये कोर्स। पर मैंने ये सोचा कि रेयर कोर्स है, दे दे करके 50 ऑडियोलॉजिस्ट हर साल पास होते हैं, तो ये काफ़ी कम संख्या है एज कम्पेयर टू इंजीनियर, MBBS और डेंटल और BMS। तो ये एक पॉइंट। और मेरे काफ़ी जो डॉक्टर्स थे बड़े, जो कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था 6 साल के बाद चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके US जाने। तो मैंने उस बात को फॉलो किया। फिर गया फर्स्ट ईयर, रैगिंग हुई खतरनाक। इतनी खतरनाक रैगिंग हुई कि मुझे वापस आना पड़ा ना। तब मेरे दिमाग में था कि कोर्स चेंज कर लेना चाहिए, बट टाइम काफ़ी लेट हो चुका था और वो डेडलाइन जा चुकी थी, तो मुझे वापस आना। फिर 1 आध महीने रैगिंग बाद सेटल हुआ और धीरे धीरे कोर्स पसंद आने लगा। नई चीज़ें, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, अदर सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। और एक खुशी मिलने लगी कि एक चीज़ नोटिस की,
सेकेंड ईयर में, जब मैं सेकेंड ईयर में, एक बच्चा था जिसको बचपन से सुनने की तकलीफ, और उनको जब उनके माँ बाप को मालूम पड़ा कि उसको सुनने की तकलीफ है और काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी हार गए। फिर उनको थेरेपी के लिए बुलाया गया। 1 साल थेरेपी दी इनके, और बच्चे ने बोलना शुरू, तो वो जो चेहरे पे उनकी खुशी थी वो 1 साल की थेरेपी के बाद, वो काफ़ी अच्छा फील कराने वाली थी। और तब एहसास हुआ जितनी खुशी शायद एक डॉक्टर को की जान बचाने में, उतनी खुशी कुछ होती है जब एक जिस लाइफ को हम बोलते हैं कि वेस्ट है, उसको अगर आपने एक मीनिंगफुल ट्रैक में ला दिया। तो रिहैबिलिटेशन, मोस्टली हम रिहैबिलिटेशन के साथ काम कर पुनर्वसन, तो उसमें भी उस तरह की खुशी। और मेरा मेडिकल प्रॉब्लम भी था। मुझे एक बीमारी थी, मेंटल डिसऑर्डर, जो हर 2-3 साल में आता है और मुझे सर्जरी करानी पड़ती है। तो मुझे बैचलर्स की 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद मेरी इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी, और मुझे बीमारी के बारे में काफ़ी पहले मालूम था बस, पर फिर डर था कि अगर मैं टाइम पे सर्जरी कराऊंगा पिछड़ जाऊंगा, तो अवॉइड किया। 3 साल के बाद काफ़ी बीमारी बढ़ गई, तो इंटर्नशिप के टाइम पे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं। 6 महीने का गैप लिया, सर्जरी कराई, 4 सर्जरीज लगातार। फिर उसके बाद बैक टू इंटर्नशिप। फिर इंटर्नशिप के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में फिर से दोबारा ये बीमारी वापस, तो पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर एक सर्जरी की, अगर 2-3 महीने फिर सर्च हुए। तो ये काफ़ी बैड टाइम्स थे, जब काफ़ी बुरा लगा था। और एक सर्जरी, जो लास्ट सर्जरी हुई थी, वो GRE और टोफल के टाइम पे हुई। मैंने बुक्स खरीदी, क्लासेस लगाई, पढ़ाई शुरू की, और सडनली बीच में इंडिकेशंस आई कि सिम्टम्स दिखने लगे, वो बीमारी वापस आ गई। तो बीच में रुकना पड़ा GRE टोफल को, और सर्जरी कराई। लगभग 1.5 महीना, एक महीना घटे रहा। फिर दो दोस्त थे मेरे, जो एक का जिसका एडमिशन हो गया था GRE और टोफल का, और जो अभी फ्लोरिडा में। एक दोस्त है जो जिसका मुझसे भी, मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन था वो। उसका भी एडमिशन हुआ था GRE टोफल के ज़रिए 2 साल पहले, बट उसकी फ्लाइट के 1 महीने पहले उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो 6 महीने तक बेड रिडन था जाने। तो इन 2 लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया GRE और मेरी सर्जरी के टाइम पे। तो गिव अप किया था, और अभी पुणे में है। इन दोनों ने काफ़ी मोटिवेट किया, प्लान, वर्क ऑन इट, यू विल सक्सेस, बिकॉज यू नो हाउ हार्ड वर्कर यू आर। कंटिन्यूस मोटिवेशन, पढ़ाई कर, और कुछ मटेरियल चाहिए हम लाके देते हैं। तो उनके पास जो भी मटेरियल था तो मुझे दिया पढ़ने की, और गाइडेंस भी दिया बराबर की, ऐसे यूनिवर्सिटीज लाइक। तो भी जो भी हूँ, तो इन दो लोगों का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे। और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे 2 दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे PhD कर रहे थे, तो मुझे एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम उतना फेस हुआ नहीं, पर कुछ ईजी हुआ। बट एक धारणा होती है कि हमारी पर्टिकुलरली SC लोगों में, कि कैसे जाएंगे US, ऐसा तो नहीं है हमारे पास, और हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। पर अगर आप इसको सर्च कर रहे हो, तो बहुत सारी स्कीम्स मिलेगी, आप बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। अगर आपका GRE और टोफल स्कोर काफ़ी है, तो
कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी पूरी फीस माफ करेगी, आपको एक परमानेंट जॉब भी देगी और आपका पूरा खर्चा भी उठाएगी। ये तरीके हैं, बट हम लोग बहुत से लोग अनजान होते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता। तो मेरे केस में मुझे 2 लोग दिखे जिनका फंडिंग था पूरा प्रोग्राम, तो उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया एडमिशन का, पढ़ाई का, PhD का। मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं भी इसी लाइन में जाता। अगला सवाल है हु इज योर रोल मॉडल। रोल मॉडल मेरी लाइफ में एक ऐसा प्रोफेसर कहो या ऐसा टीचर कहो तो मेरे एक PMT के सर थे, डॉक्टर वर्मा। वो अभी पूरे कन्या स्कूल में पढ़ाते, उनसे मैंने काफ़ी सीखा। पढ़ाते क्या बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बट अपने सब्जेक्ट को जो आप पढ़ाते हो वो बच्चों में इंटरेस्टिंग कैसे बनाना और कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना वो मैंने, और मैं अभी भी मिलता हूँ यहाँ पे आने के पहले उनसे मिला, उनके साथ डिनर, और जब उनको ये बताया कि मैं आपके साथ बनना चाहता तो उन्होंने मुझे ये कहा तेरा एम बहुत छोटा है, इतना छोटा है मत रख, बट ऐसा टीचर मैं उनके समान बनना चाहता अभी भी। Nilesh, it was very good to hear about this, and it looks like it was very challenging. But I think when you have good objective and if you have clear aim, you can always get success. So the story was very good, and we are very proud that you can reach to this stage. It was very interesting. What problem did you face while preparing for GRE and TOEFL? Yeah. प्रॉब्लम एज सच कोई फेस नहीं हुआ। एक चीज़ होती है, जब आप GRE और TOEFL की तैयारी करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक संगत मिल जाए। संगत मीन्स आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो साथ में GRE की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है GRE TOEFL का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसके ज़रिए वो वोकैबुलरी इंप्रूव करने में काफ़ी मदद। अगर मुझे 50 शब्द GRE के पता है आज से जो पढ़े मैंने, अगर मैंने वो 50 शब्द अपने दोस्त के साथ इंटरेक्ट के टाइम पे बात यूज, तो वो 50 मेरे दोस्त को मालूम पड़ेंगे और मेरे दोस्त के 50 मुझको मालूम। तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट बातों में करना, वो चीज़ जो होगी, काफ़ी सारा वो चीज़ आपकी राइटिंग में। तो एक इन्वायरमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है GRE और। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आपके पास क्लासेस नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कम से कम 2-3 लोग आपके एरिया और सराउंडिंग में ऐसे हो जिसका एम भी GRE हो, तो वो काफ़ी मदद करेगा। तो मुझे क्लासेस के दौरान 2-3 मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने, तो उनके साथ रात ये 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करना, डिस्कस करना, फिर 2 लैपटॉप लेकर के प्रैक्टिस करना, और फिर खत्म होने के बाद एक दूसरे को देना, करने लगाना, या वीकनेस है राइटिंग में, क्या स्ट्रेंथ है राइटिंग। काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको एक फ्रेंड मिल जाता है तो टाइम भी GRE हो। रिस्पेक्टिव अगर वो इंजीनियर है, मेरे काफ़ी फ्रेंड GRE वाले इंजीनियर्स, मैं रहा था जो मेडिकल में था, पर ट्यूनिंग जमी और अभी भी कांटेक्ट में, वो भी कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हूँ, जाके भी अभी भी कांटेक्ट। इन्वॉल्वमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। निलेश, एज यू सेड कि अपने कम्युनिटी में प्रॉब्लम फाइनेंशियल का होता है, तो वी ऑलवेज वरी अबाउट वेदर वी शुड गो फॉर दिस लाइन और नॉट। तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि GRE और TOEFL क्लियर करने के लिए लगभग कितना एक्सपेंसिव लगेगा? समवन गोज टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी एंड अपीयरिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट।
हाँ, फॉर इंजीनियर्स पर्टिकुलरली 305 के ऊपर होना चाहिए मार्क फॉर सेफर साइड, और टोफल में कम से कम 120 में से 100 के ऊपर होना चाहिए मार्क। और अगर राइटिंग में जो जीआरई का राइटिंग अगर आपका 4 आता है तो प्लस 4.5, तो ये टारगेट्स होना चाहिए कि जीआरई में कम से कम 305 या 305 के ऊपर, टोटल में 100 के ऊपर, और जीआरई का राइटिंग सेक्शन में 3.5 के 4, तो ये टारगेट्स होने चाहिए। Nilesh, there is a question. हाँ, We we have have done done our our education in Marathi medium, so what should we to improve English? Okay. एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सीरियल्स देखने शुरू करो। वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके टोफल को इम्प्रूव करने में, क्योंकि टोफल में एक सेगमेंट होता है लिसनिंग का और स्पीकिंग का, तो जो लिसनिंग काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है इंग्लिश मूवीज़। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद ये आप एंटरटेनिंग भी है, तो आपको कुछ ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, पर अटेंशन पे करो उनकी वोकेबलरी से, कि स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पे, क्योंकि जो भी लिसनिंग सेगमेंट होगा टोफल में वो फॉरेन एक्सेंट में ही होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद द फॉरेन एक्सेंट तो आपको तकलीफ गई टोफल एग्जाम करके, वो करिए। और ग्रामर के ऊपर काम करना शुरू करो आप। इतना डिफिकल्ट नहीं है ग्रामर इम्प्रोवाइज करना। मोस्टली हमको प्रॉब्लम है ऐसा मराठी नेटिव मराठी सीकर, हमारा मोस्टली वीकनेस होता है टेंसेस के ऊपर। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेंसेस के ऊपर काम करना शुरू। और दूसरी होती है एक शर्म, अपने दोस्त से इंग्लिश में कैसे बात करें, और अगर हम बात करने लगे तो चिढ़ाएंगे, तो शर्म को थोड़ा कॉर्नर में रखना पड़ेगा। अगर आपके जो दोस्त है जो जीआरई और टोफल के लिए एम्बिशियस है, तो उनसे बात करना ज़्यादा प्रेफर करो। और मोस्टली ऐसे लोग बनाओ जो आपसे अच्छी इंग्लिश बोल, तो वो एक हेल्प करेगा आप इम्प्रोवाइज करने में। और रीडिंग शुरू करो। रीडिंग मोस्टली जीआरई की अगर आप बुक खरीदते हो तो उसमें बहुत सारे पैसेजेस रहेंगे रीड करने के, तो वो रीडिंग प्रोवाइड करो, वोकैबुलरी बढ़ाओ। और न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर एज फार एज जीआरई कंसिडर्ड, तो मैं कहूँगा द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है एज फार एज लैंग्वेज इज कंसिडर्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया से काफ़ी अच्छा हिंदू कहूँगा मैं, इंग्लिश की क्वालिटी के हिसाब। और इवन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेपर आता है जिसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट वेल नोन, वो शायद पेज नंबर 4 या पेज नंबर 5, तो वो पेज पर्टिकुलरली पढ़ो जिसमें चेतन भगत, कभी शोभा डे, ये सब लिखे हो आर्टिकल। तो वो पेज मैं हमेशा पढ़ता था जीआरई के टाइम पे। और कुछ अगर नॉवेल्स भी होते होंगे फॉरेन के, तो वो पढ़ना शुरू करो। और वेबसाइट का इस्तेमाल करो। अगर आप यूट्यूब में जाते हो हाउ टू प्रिपेयर जीआरई और जीआरई रीडिंग स्किल्स, वो आपको स्ट्रेटेजी किस तरीके से रीडिंग की स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है और इम्प्रूव करने या आइडेंटिफाई। तो यूट्यूब बहुत बड़ा मीडियम है अपनी स्ट्रेटेजीज इम्प्रूव करने। Nilesh, before you moved to USA, you already had PhD from India? No. Okay. I have completed my master's in audiology and speech language pathology
So there is one question actually, Nilesh, you know, like in medical field for MBBS candidates, when they move to USA, they have to go for specific examination, right? In USA, Yes, to right, practice their medical profession. practice, yes. So Yes, in right. your field for audiology or speech therapy or whatever, is there anything like that? If you are doing these courses in India and if you move to USA, do you have to go through that examination? Well, actually, you are doing your PhD in USA, so it may be different. So you can highlight on both the things. If someone goes for the employment in USA in this field, do they have to go through examination? And if someone goes to PhD courses, do they still have to go through examination? Okay. Few of my friends are working as a speech language pathologist here. Even they just arrived last year, and they are working in California. So in order to work as a speech language pathologist or audiologist, you should clear an exam called as praxis, PRAXIS. So this exam is particularly takes your professional skills and professional knowledge related to audiology and speech language pathology. So you need to clear this exam before coming here. And PhD after PhD or PhD करने के बाद as a professional I can join universities, but मैं clinical work नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन होता है CCC जो क्लिनिकल सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट जब तक आपको नहीं मिलता तब तक एज अ रूल आप क्लिनिक्स में काम नहीं कर सकते या हॉस्पिटल्स में काम नहीं। तो उसका भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट के अंदर में 900 घंटे काम करते हैं और उस ऑडियोलॉजिस्ट के पास अगर अमेरिका का सर्टिफिकेट है, आशा सर्टिफिकेट, अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन का, तो वो आपके आवर्स काउंट होंगे। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे यूएस, तो आवर्स को काउंट करके आपको परमिट दी जाती है, आप यूएस के बाद ऑडियोलॉजिस्ट काम कर सकते। तो ये क्राइटेरियाज है। Yeah, quite a good information. It's very important. The exam name here, can you please practice? Guys, if you have more questions, please type. Practice, okay. Nilesh, earlier actually I asked you about fees or expenses required for the GRE and TOEFL, not the score. If you know, like for example, maybe around 10,000, 20,000 rupees, whatever they need to appear for the GRE and TOEFL. Okay. For GRE, I'm not able to recall properly, and I don't know whether it has increased the last 2 years. Yeah, it should be around its time. You just wanted to know about. Okay, so if we consider GRE and TOEFL, maximum it can go up to 18,000, both GRE and TOEFL. Fees, considering fees and fixing a date for the exams. Okay. So not more than that. I see. Very good. So maximum 20,000. But this somebody, this may not be the fees from the private institute, right? That is going for some coaching. Yes. That's different, right? That's different, yeah. Because I have spent around 25,000. Not 20. Yeah. 25,000 for GRE and TOEFL both. So around 50,000 rupees, including coaching plus examination. Yeah, right. But the thing is, as if you are studying right now, or you are at the end of your bachelor's program, so I would suggest that you may not need coaching as such if you have a good friend circle, because
what you I need see. is good books and work in a team. That will be sufficient. Right. Okay. Excellent. Because the reason behind in my case is I have been working in college from 9 to 5 o'clock. Then and nobody in my circle was preparing for GRE, and I'm not aware of the recent changes in the GRE because 1 year back the syllabus was changed completely. So I was not aware of the new format. So I thought it's better to join class and make some new friends so that it will help me to pick up the speed and prepare well for GRE and Okay. Okay, we have more questions. How we can overcome negative thoughts while preparing for GRE? for GRE. Negative thoughts जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक ही नेगेटिव थॉट होगा सबके दिमाग में या मोस्टली लोग ज़्यादातर लोगों में कि हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि हमें कभी इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं है, कभी 75% के ऊपर गए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप बैचलर्स पास किए तो आपकी इंग्लिश इतनी बुरी हो ही नहीं सकेगी कि आप एक पैराग्राफ या 3-4 पैराग्राफ लिख ना सके। ठीक है, आपने बैचलर्स पास किया, इट सिंपली मीन्स दैट आपकी इंग्लिश इतनी बुरी है ही नहीं। सिर्फ ज़रूरत है उसको ग्रामेटिकली और करेक्ट करने की, एक फिनिशिंग टच देने की, और उसको वोकेबलरी वाइज थोड़ा और अच्छा करने। एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करना राइटिंग में पसंद नहीं किया जाता। तो आपके पास एक वर्ड है अगर बैड, तो हर बार बैड थॉट्स, बैड फीलिंग्स, बैड आइडिया, बैड एक्टिंग, तो instead of using bad words, search new words for replacing bad। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और एक वो जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक जो फीलिंग है शेम वाली, वो निकालनी पड़ेगी। बेशरम होना पड़ेगा थोड़ा इंग्लिश बोलने में। अगर लोग हंसने दो, पर अगर आप एक बार GRE TOEFL क्लियर कर जाते हो, बाद में वही लोग आप आके बोलेंगे कि यार हाँ तू जो कर रहा था सही कर रहा था, और ऐसे ही लोगों को करना है। तो ये थोड़ी फीलिंग मुझे भी आती थी, बट क्योंकि मैं टीचिंग में था तो एक चीज़ हो गई थी कि ओके, मेरे अगर स्टूडेंट्स जिनको मराठी मीडियम से है तो उनसे अगर बात करनी है तो उनसे भी इंग्लिश में बात करो, और जब कभी लगे कि उनको समझने में फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर अपना टॉपिक थोड़ा मराठी में मिक्स करके समझाओ। तो मुझे उतना नहीं लगा कि ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। पर हाँ, एज फार एज वोकेबलरी इज कंसिडर्ड, तो मैं ऐसा करता था कि एक लिस्ट बनाता था 20 वर्ड की, और एम होता था कि आज दिन भर में मुझे ये 20 वर्ड्स बोलने ही हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे मैंने कोई अपने कलीग से मिला तो किसी ने मुझे पूछा हाउ आर यू, तो एक वर्ड होता है इनंडेट मीन्स बर्डन वाला। तो मैं बोलता था कि आई एम इनंडेटेड विथ लॉट ऑफ वर्क। तो इस तरीके से एक वर्ड यूज़ हुआ, सिटी में टिक किया कि हाँ ये वर्ड यूज़ हो गया आज। फिर दूसरा वर्ड, तो ऐसे करते करते पूरे उस एक दिन में 20 वर्ड यूज़ होने चाहिए। तो वो चीज़ मेरी वोकेबलरी में एक बार आ गई, तो फिर वो अगले दिन भी मैं वो यूज़ करता था, प्लस 20 मोर न्यू वर्ड्स अपने वोकेबलरी में डालते रहता था। तो होता क्या था कि लोगों को भी मालूम पड़ने लग गया कि इसकी इंग्लिश में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, ये कोई ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर रहा है जो हमको उतने अच्छे से मालूम नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते गया और से वोकेबलरी बढ़ती गई, और एट द एंड जो 4000 वर्ड्स का टारगेट था वो काफ़ी हद तक कवर हो गया। तो वो एक एम बनाना पड़ेगा आपको कि कितने टाइम के अंदर में कितनी वोकेबलरी आपको इम्प्रूव करनी है, वो सब चीज़ें। तो ये एक ही फीलिंग है हमारी कि GRE में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो वो नेगेटिव थॉट्स
निकालना पड़ेगा। और एक बार बताता हूँ आपको मैं कि अगर आप बोलते हो कि आपका मराठी मीडियम है, तो राजस्थान से जो बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश काफ़ी ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। मेरा एक फ्रेंड है जो ऑडियोलॉजिस्ट है, जो लेक्चरर भी है, तो उसको जब आया था तो उसको एक सेंटेंस बोलना नहीं आता था इंग्लिश पूरा ग्रामेटिकली करे बैचलर प्रोग्राम में। और उस स्टूडेंट ने 3rd ईयर में टॉपर पोजीशन हासिल की और उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से MUHS की तरफ से एक गोल्ड मेडल मिला। तो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल था वो हमारे कॉलेज में उन लोगों के लिए जो वर्नाकुलर मीडियम, सो कॉल्ड वर्नाकुलर मीडियम डालते हैं जिनकी इंग्लिश वो वीक होती। और वो बंदा वो लड़के ने जिस यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा हूँ, उसने अभी दिसंबर में PhD ख़त्म की। तो मेरे सामने एग्जाम्पल है और इवन आपके सामने भी होंगे एग्जाम्पल टेस्ट, तो उन एग्जाम्पल पे फोकस करो। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, सिंपल। Yeah, Nilesh, very good guidance. We appreciate your input. I think we are also running out of the time, and just let me check once with Modern College. If they don't have any question, we can wrap up. Modern College, please type if you have any questions, or we can just wrap up. Nilesh, you are in Carolina, right? Yes. Do you know about Mr. Subhash Vedam? Who's there in Carolina State now? Where exactly? Well, I do not have detailed information, but I am sending you his email address. Okay. Just note this, and please write to him that you are in Carolina, and he is also professor, I think. Okay. Which university? At Greensboro or? No, I am not really very sure. He recently moved actually in last 1 or 2 months. Okay. Okay. So no, sorry, he moved last September or October something. So just write him email and get in touch with him. He is a very good guy. Okay. And he is very senior. Yeah. And they are asking your contact number. I think it's already given at the top. Guys, I am showing his number. It is in the chart. I can also copy it again here. तो सबसे रिक्वेस्ट है किसी को अगर कोई बुक्स की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर या कोई मटेरियल की, प्लीज कॉन्टैक्ट मी. I will be very happy to help you out. Okay, so I think we are all done. Modern College is also looks like happy with the session, and hope they have got all the information that they wanted. It was very good session today. Thank you, Nilesh, for your valuable guidance in this particular field. This is really very new field, and we believe that people will be growing their career in this particular field if they choose it. And of course, as you suggested, everyone have everyone faces issues, and we have to go through that and resolve all these things in the life. So hope information was very good. Thank you very much, Nilesh, for joining us today. All the best. Yeah, thank all you. The students. We also appreciate people joining from Modern College. Thank you very much again, and have a good day ahead. Thank you. We'll close the session. Thanks again. Bye and Jai Bhim. Jai Bhim.